गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को हम फिजिक्स 7 चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की बात करें, चाहे बोर्ड की, सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, किसी भी नीट जेई, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट से लास्ट तक देखेंगे तो आज कम से कम हम 10 क्वेश्चन इसमें कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। हर एग्ज़ाम की दृष्टि से, चाहे वो क्वार्टरली हो, चाहे हाफ ईयरली हो, प्री बोर्ड हो, बोर्ड हो, एनुअल हो, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, नीट जेई, किसी में भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक है, तो जो चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चैप्टर 7 एसी वाला है ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना। चैप्टर टॉपिक से बहुत मतलब नहीं है कि चैप्टर का नाम लिखे, ये वो हमने चैप्टर बता दिया कि 7 चैप्टर, उसमें से सबका टॉपिक का पूरा डिटेल, हर टॉपिक को आप पीछे वीडियो में सब कुछ देख सकते हो। पूरा पढ़ने के बाद फाइनल जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लास्ट में उसका कंक्लूजन फॉर्म में है, समझ लो। तो क्वेश्चन नंबर पहला ये है कि संधारित्र जो होता है, संधारित्र दिष्ट धारा को रोक देता है क्यों? प्रश्न है, इससे ही संबंधित है, ये ना सोचिए इस चैप्टर से है, ये ना कहो कि चैप्टर 7 में तो प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा कहाँ से आ गया। संधारित्र दिष्ट धारा को रोक देता है क्यों, ये प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। कैपेसिटर ब्लॉक डीसी वाई। यदि इसको इंग्लिश मीडियम में भी उसका वीडियो आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लेंगे उसको, यदि और ये बताएं कि हाँ इंग्लिश मीडियम में भी ज़रूरी है, तो हम अलग से उसका वीडियो अलग बना देंगे इंग्लिश मीडियम में। संधारित्र दिष्ट धारा को रोक देता है क्यों? होता क्या है, एक पीछे लेक्चर में सब कुछ बताया जा चुका है प्रतिघात वाले में, उसमें ये बताया गया है कि संधारित्र के लिए प्रतिघात XC बराबर होता है 1/ओमेगा c, तो XC इक्वल टू होता है 1/2 पाई न्यू सी। और दिष्ट धारा के लिए न्यू का मान जो होता है वो 0 होता है। दिष्ट धारा के लिए न्यू का मान क्या होता है? 0। तो XC बराबर 1/2 पाई 0 इंटू सी, तो 1/0 हो जाएगा। तो XC इक्वल टू क्या आएगा? इनफाइनाइट। यानी इसका आंसर में क्या कहना पड़ा, यानी दिष्ट धारा के लिए जो संधारित्र का प्रतिघात होता है, प्रतिघात मीन्स प्रतिरोध मीन्स धारा को रोकने वाला है ना। तो संधारित्र के लिए दिष्ट धारा का यानी दिष्ट धारा के लिए जो संधारित्र का प्रतिघात होता है वो अनंत होता है। अब जब रोकने वाला अनंत है तो धारा को कितना जाने देगा? एक भी नहीं, है ना। तो इसके लिए आंसर में यही आपको लिखना पड़ेगा कि दिष्ट धारा के लिए संधारित्र का प्रतिघात अनंत होता है। अब कैसे होता है? इस फार्मूला से। यही कारण है कि संधारित्र दिष्ट धारा को रोक देता है। ठीक है ना, ये रहा क्वेश्चन। तो इसका आंसर दिष्ट धारा के लिए संधारित्र का प्रतिघात, दिष्ट धारा के लिए संधारित्र का प्रतिघात XC बराबर 1/ओमेगा c बराबर 1/2 पाई न्यू c बराबर 1/0 बराबर इन्फिनिटी, क्योंकि DC के लिए न्यू बराबर 0। दिष्ट धारा के लिए संधारित्र का प्रतिघात XC बराबर 1/ओमेगा c,
बराबर 1/2 पाई न्यू सी बराबर 1/0। न्यू का मान 0 रख दिए और 1/0 बराबर इतना। दिष्ट धारा के लिए संधारित्र का प्रतिघात क्या होता है? अनंत होता है। यही कारण है कि संधारित्र दिष्ट धारा को रोक देता है। ये फार्मूला लिख करके यहाँ तक लिखना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो सीधे सीधे ये कह देंगे कि एक शब्द में लिखना हो तो कह देंगे क्योंकि संधारित्र के लिए उसका प्रतिघात अनंत होता है। एक शब्द की बात जहाँ है कि संधारित्र का प्रतिघात अनंत होता है दिष्ट धारा के लिए, पर ये अनंत कैसे हुआ ये हमने डायरेक्ट यानी फार्मूला से बता दिया। ठीक है ना। संधारित्र दिष्ट धारा को रोक देता है क्यों? तो इसका आंसर ये हुआ। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये है दूसरा क्वेश्चन है नीचे दिए गए चित्र में प्रत्यावर्ती स्रोत की आवृत्ति बढ़ाने पर बल्ब की चमक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नीचे दिए गए चित्र में प्रत्यावर्ती स्रोत की आवृत्ति बढ़ाने पर बल्ब की चमक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और वो ये है, ये बी नंबर। ये है बल्ब। देखिए ये आप जानते हैं, आंसर के लिए बता दें, ये धारा I बराबर विभवांतर बटे प्रतिघात। ठीक है। तो ए नंबर की बात करते हैं। ए नंबर नीचे दिए गए चित्र में प्रत्यावर्ती स्रोत की आवृत्ति बढ़ाने पर बल्ब की चमक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? धारा बराबर विभवांतर बटे प्रतिघात। तो I बराबर यहाँ V बटे क्या हो जाएगा? XR। तो ये I बराबर V बटे R। ठीक है। अब आवृत्ति बढ़ाएंगे, इसका प्रतिघात आवृत्ति पर
निर्भर नहीं है। धारा बराबर विभवांतर बटे प्रतिघात, तो I बराबर V बटे एक्स आर, तो I बराबर V बटे आर, इसका प्रतिघात आवृत्ति पर निर्भर नहीं है। अतः बल्ब की चमक अपरिवर्तित रहेगी। बल्ब की चमक अपरिवर्तित रहेगी। बी नंबर वही I बराबर V बटे एक्स सी, तो ये हो जाएगा 1 बटे ओमेगा सी, V बटे 1 बटे ओमेगा सी, और यही हो जाएगा V बटे 1 बटे 2 पाई न्यू सी। I बराबर V इंटू 2 पाई न्यू सी। अब क्या हुआ, न्यू को बढ़ाने पर, न्यू को बढ़ाएंगे, न्यू को बढ़ाने पर I का मान भी बढ़ेगा। अतः बल्ब की चमक तेज होगी। ठीक है, इसमें क्या हुआ, यानी I बराबर V बटे एक्स सी होता है, एक्स सी बराबर होता है 1 बटे ओमेगा सी, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू सी, ये ऊपर चला गया। ठीक है, अब बताओ न्यू को बढ़ाएंगे, I बराबर इतना हो गया, न्यू को बढ़ाने पर I का मान भी बढ़ेगा, और जब I का मान बढ़ेगा, धारा बढ़ेगी, तो बल्ब की चमक तेज होगी। ठीक है ना, यानी ये है कि प्रतिघात जो है वो घटेगा। प्रतिघात न्यू बढ़ाएंगे तो प्रतिघात घटेगा, प्रतिघात घटेगा तो धारा बढ़ेगी। इस फार्मूला से देख लो, ये भी वोल्टेज है और ये न्यू आवृत्ति है। न्यू क्या है, आवृत्ति है। सी नंबर में देखते हैं, इसमें I बराबर V बटे एक्स एल बराबर V बटे ओमेगा एल, तो I बराबर V बटे 2 पाई न्यू एल। न्यू को बढ़ाने पर I का मान घटेगा, अतः बल्ब की रोशनी मंद होगी। ये ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन आप लोग से बड़े कंपटीशन में पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी, याद रखना। तीसरा क्वेश्चन है, एक बल्ब एक प्रेरक कुंडली के साथ जुड़ा है। एक बल्ब एक प्रेरक कुंडली के साथ जुड़ा है तथा जल रहा है। यदि कुंडली में
की एक छड़ डाल दिया जाए तो बल्ब की चमक पर, बल्ब जो जल रहा है उसकी लाइट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चमक पर मतलब बल्ब डिम होगा कि तेज होगा, ये है ना। बल्ब की चमक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी मीनिंग समझना। ये नहीं कि चमक धमक की बात कहाँ से आ गई, है ना। एक बल्ब एक प्रेरक कुंडल के साथ जुड़ा है तथा जल रहा है, किसी स्रोत से, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जल रहा है ना। लोहे की एक छड़ डाल दिया जाए, यदि कुंडली में लोहे की एक छड़ डाल दिया जाए, रोड रख दिया जाए, तो बल्ब की चमक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए आंसर ऐसा कुछ है, ये है, ठीक। इसमें ये कह रहा है कि एक लोहे की छड़ डाल दी, पहले से जल रहा था, जलते समय जब जल रहा होता है उस समय लोहे की छड़ डाल दी, ये प्रेरकत्व है, ये ऐसी है। अब देखना, ये आप जानते हैं, सुनिए, L बराबर होता है म्यू जीरो n स्क्वायर A अपान L। L बराबर म्यू जीरो n स्क्वायर A अपान L। जब लोहे की छड़ डाल देंगे तो यही हो जाएगा L बराबर म्यू n स्क्वायर A अपान L। अब इसमें म्यू का मान बढ़ जाएगा, यानी लोहे की छड़ रखने पर L बढ़ेगा। लोहे की छड़ रखने पर ये म्यू का मान अधिक होगा, है ना। लोहे की छड़ रखने पर म्यू बढ़ेगा, अतः L बढ़ेगा। अब I बराबर होता है V बटे XL। तो I बराबर V बटे ओमेगा L। तो L के बढ़ने पर I घटेगा, अतः बल्ब डिम हो जाएगा। क्या समझ में आया? ये बल्ब मान लो जल रहा है ना। जल रहा है उस समय की बात है कि हम एक लोहे की छड़ इसमें डाल दिए, लोहे की छड़ डाल दिए तो ये L बराबर ये सूत्र होता है, तो म्यू का लोहे की छड़ रखने पर म्यू बढ़ जाएगा। जब म्यू बढ़ जाएगा तो L भी बढ़ जाएगा। अब L का मान जब बढ़ जाएगा तो यहाँ से धारा की बात होती है, धारा I बराबर V बटे XL होता है। तो I बराबर V बटे ओमेगा L। अब L क्या है? L के बढ़ने पर ये बढ़ रहा है ना, L के बढ़ने पर I क्या होगा? घटेगा। L बढ़ रहा है, यहाँ तक पहुँचे। अब L के बढ़ने पर क्या होगा? I घटेगा, और I घटेगा तो बल्ब क्या होगा? डिम हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसका आंसर रहा। नागरिक विद्युत वितरण में धारा, नागरिक विद्युत वितरण में धारा प्रत्यावर्ती
के रूप में दी जाती है, डीसी नहीं। क्यों? नागरिक विद्युत वितरण में धारा प्रत्यावर्ती एसी के रूप में दी जाती है, डीसी नहीं। क्यों? है ना, घरों में सप्लाई नागरिक विद्युत वितरण में जो प्रत्यावर्ती धारा दी जाती है, प्रत्यावर्ती धारा के रूप में दी जाती है, डीसी दिष्ट धारा, ठीक है ना, डीसी माने दिष्ट धारा नहीं। क्यों? इसका आंसर सुनिए, क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा जो होती है उस प्रत्यावर्ती धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफार्मर का उपयोग करके कम खर्चे में और कम ऊर्जा क्षय से पहुंचाया जा सकता है। और दूसरी बात, जहां ज़रूरत हो तो वहां पर हम उसको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। यही कारण है कि नागरिक विद्युत वितरण में धारा प्रत्यावर्ती के रूप में दी जाती है। प्रत्यावर्ती धारा में ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है और ट्रांसफार्मर का उपयोग करके जहां ज़रूरत पड़े तो बढ़ा घटा के और कम खर्चे में कम ऊर्जा क्षय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है, इसलिए प्रत्यावर्ती धारा के रूप में दी जाती है। जबकि दिष्ट धारा में ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर है प्रत्यावर्ती धारा में ट्रांसफार्मर का, प्रत्यावर्ती धारा में ट्रांसफार्मर का उपयोग करके उसे कम खर्चे तथा कम ऊर्जा क्षय के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक वोल्टेज को आवश्यकता अनुसार बढ़ाकर या घटाकर पहुंचाया जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा में ट्रांसफार्मर का उपयोग करके उसे कम खर्चे तथा कम ऊर्जा क्षय के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक वोल्टेज को आवश्यकता अनुसार बढ़ाकर या घटाकर पहुंचाया जा सकता है। यही कारण है कि नागरिक विद्युत वितरण में धारा एसी दी जाती है, जबकि डीसी में जबकि डीसी के साथ ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं होता है। क्योंकि यह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये सब बहुत बताने की जरूरत नहीं, इतने तक बता देंगे पर्याप्त है। प्रत्यावर्ती धारा में ट्रांसफार्मर का उपयोग करके उसे कम खर्चे तथा कम ऊर्जा क्षय के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक वोल्टेज को आवश्यकता अनुसार बढ़ाकर या घटाकर पहुंचाया जा सकता है। यही कारण है कि नागरिक विद्युत वितरण में धारा एसी दी जाती है, जबकि डीसी के साथ ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं होता है। क्योंकि यह मतलब ट्रांसफार्मर
अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, अब एक क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका मतलब धारा में परिवर्तन होगा। जब एक कुंडली के धारा में परिवर्तन होगा तो द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तभी तो अन्योन्य प्रेरण हो। अन्योन्य प्रेरण यही तो है, तभी तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और जब प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन ही नहीं होगा, तो जब परिवर्तन ही नहीं होगा तो अन्योन्य प्रेरण नहीं होगा। अन्योन्य प्रेरण नहीं होगा तो द्वितीय कुंडली में धारा उत्पन्न नहीं होगी, तो ट्रांसफार्मर काम है कहाँ करेगा। ठीक है जी। एक है ट्रांसफार्मर के क्रोड को पट्टित बनाया जाता है क्यों। ट्रांसफार्मर डायनमो चेव कुंडलीन का है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसफार्मर, इसकी हिंदी होती है परिणामित्र, लेकिन सब लोग हिंदी नहीं इंग्लिश से लिखते हैं। ट्रांसफार्मर के क्रोड को पटलित बनाया जाता है क्यों। अच्छा क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर के क्रोड को पटलित बनाया जाता है क्यों। ये पटलित क्रोड, इस प्रकार की कई आयताकार पट्टियां होती हैं और इसके बीच वाले भाग को, ये हो गया, और इसके बीच वाले भाग को काट करके अलग कर दिया, ये ठीक है, ये आया है, ये बीच का भाग कट के अलग कर दिए। और इस प्रकार कई टुकड़े, इस प्रकार कई पट्टियों को जोड़ करके, कई पट्टियों को जोड़ करके एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर करके बनाते हैं, उसी को पटलित क्रोड कहा जाता है ना। ट्रांसफार्मर के क्रोड को पटलित बनाया जाता है क्यों। ट्रांसफार्मर क्रोड को पटलित बनाते हैं तो क्या होता है कि जब कई पट्टियों को मिला के बनाएंगे, पटलित बनाते हैं, तो जो ट्रांसफार्मर ऊर्जा क्षय होता है एक भंवर धारा के कारण, और उसको अब डिटेल जब आप भंवर ट्रांसफार्मर का टॉपिक पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, है ना। तो ट्रांसफार्मर के क्रोड को पटलित बना देने से जो भंवर धारा के कारण विद्युत ऊर्जा का क्षय होता है, वो ऊर्जा का क्षय कुछ कम हो जाता है, क्योंकि पटलित क्रोड बना देने से प्रतिरोध बढ़ जाता है। अब प्रतिरोध जब बढ़ जाता है तो भंवर धारा का प्रभाव कम हो जाता है, ठीक है ना। अब भंवर धारा का प्रभाव जब कम हो जाता है तो जो विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में अपव्यय होता है उसको कम हो जाता है। यानी इसका आंसर आपको सीधे सीधे ये समझ लीजिए कि क्रोड को पटलित बना देने से भंवर धारा के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा क्षय को कम किया जा सकता है। क्रोड को पटलित बनाकर भंवर धारा के कारण होने वाली ऊर्जा क्षय को कम किया जाता है। इसका आंसर ये है, कम शब्दों में, है ना। तो ट्रांसफार्मर के क्रोड को पटलित बनाकर भंवर धारा के कारण होने वाली, ट्रांसफार्मर के क्रोड को पटलित बनाकर भंवर धारा के कारण होने वाली ऊर्जा क्षय को कम किया जाता है। इसका आंसर यही है। ट्रांसफार्मर के क्रोड को पटलित बनाकर भंवर धारा के कारण होने वाली ऊर्जा क्षय को कम किया जाता है। कम किया जाता है, दूर नहीं हो सकता। ट्रांसफार्मर में जितने भी ऊर्जा क्षय होते हैं वो दूर नहीं हो सकते, केवल आप कम कर सकते हो बस। और ज़्यादा से ज़्यादा सभी, लगभग सभी ऊर्जा क्षय में विद्युत ऊर्जा ऊष्मा में बदलती है। एक ऊर्जा क्षय और ज़रूर होता है जो ज़्यादा यूज नहीं होता, गुंजन क्षय, गुंजन हानि, तो उसमें ज़रूर है कि विद्युत ऊर्जा ध्वनि में बदलती है। क्वेश्चन नंबर 6, वो ट्रांसफार्मर का क्रोड
नर्म लोहे का बनाया जाता है। क्यों? इसमें भी यही है, ट्रांसफार्मर कोर को नर्म लोहे के बना देने से उसमें ट्रांसफार्मर में शिथिल लहान के कारण होने वाली ऊर्जा क्षय को कम किया जाता है। आंसर है ट्रांसफार्मर के क्रोड को नर्म लोहे का बनाकर शिथिल लहान को ट्रांसफार्मर के क्रोड को नर्म लोहे का बनाकर शिथिल लहान को कम किया जाता है ना। शिथिल लहान में क्या होता है, ऊर्जा क्षय का है, विद्युत ऊर्जा उसमें ऊर्जा में बदलती। ट्रांसफार्मर के क्रोड को नर्म लोहे का बनाकर शिथिल लहान को कम किया जाता है ना। शिथिल लहान क्या होता है कि उसमें जब क्रोड में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो और बार बार विचुम्बित होता रहता है, उससे विद्युत ऊर्जा का उसमें ऊर्जा में क्षय होता है, वही होता है शिथिल लहान। उसको कम करना है तो ये करना पड़ेगा, दूर नहीं होता है। ठीक है ना। ये इसको इसको जान लीजिए, क्या है कि ट्रांसफार्मर में वैसे मेनली 4 प्रकार से ऊर्जा क्षय बताया गया है, लेकिन एक गुंजन हानि होती है। ट्रांसफार्मर में गुंजन हानि क्या है, ये ज़रूर ध्यान देना। ट्रांसफार्मर में गुंजन हानि क्या है, तो ये बता दें, सुनिए। ट्रांसफार्मर में गुंजन हमिंग लॉस बोलते हैं, HUMMING, हमिंग लॉस HUMMING। ट्रांसफार्मर में गुंजन हानि क्या है? ट्रांसफार्मर में जब प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो क्रोड में कंपन उत्पन्न होने के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है ना। कंपन उत्पन्न होने से भिनभिनाहट की आवाज़ आती है, और उस वह आवाज़ ही विद्युत ऊर्जा का ध्वनि के रूप में परिवर्तन हो जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? गुंजन हानि। क्या कहा हमने? ट्रांसफार्मर जब प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो क्रोड में क्या होता है? कंपन उत्पन्न होता है, और कंपन होने से भिनभिनाहट की आवाज़ आती है। तो जो आवाज़ आती है तो ये विद्युत ऊर्जा जो है ध्वनि के रूप में व्यय हो जाती है। तो विद्युत ऊर्जा का ध्वनि के रूप में व्यय होना क्या कहलाता है? गुंजन हानि। ठीक है ना। तो आंसर है ट्रांसफार्मर के क्रोड में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने पर क्रोड में कंपन उत्पन्न होता है, जिससे भिनभिनाहट की आवाज़ उत्पन्न होती है। ट्रांसफार्मर के क्रोड में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने पर क्रोड में कंपन उत्पन्न होता है, जिससे भिनभिनाहट की आवाज़ उत्पन्न होती है। अर्थात विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग ध्वनि
के रूप में व्यय हो जाता है, जिसे गुंजन हानि कहते हैं। इसे अब कम भी नहीं किया जा सकता है ना। वैसे ऑर्डिनरी हमने ये बताया है कि 4 प्रकार का ऊर्जा क्षय होता है ना। और उन 4 प्रकार की ऊर्जा क्षय में हर बार विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है, लेकिन ये गुंजन क्षय ऐसा है, प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने के कारण कोड में कंपन उत्पन्न होता है, जिससे भिन्न भिन्नाहट की आवाज़ उत्पन्न हो जाती है। इसमें विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा का कुछ भाग ध्वनि के रूप में व्यय हो जाता है ना, ध्वनि में बदल जाता है, जिसे गुंजन हानि कहते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से और कुछ क्वेश्चन के लिए यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे और क्वेश्चन के लिए वीडियो हम आपको बना देंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होंगे। थैंक यू।